Dear friends, myself Dr. Satish Nagar. I am at present working as a assistant professor in Law College Godhra. आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी। जहाँ पर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स चार चीज़ों से मिलकर बनती है: लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी एंड इक्विलिटी। ये चारों चीज़ें मिलकर हमारे सभी व्यक्तियों के ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करती है। देखा जाए तो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या है? तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स सभी व्यक्तियों को सभी जगह समान रूप से प्राप्त है। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई भी भेदभाव नेशनलिटी के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, नेशनल और एथिक्स, ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी के आधार पर इसका विभेद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, इक्वली प्राप्त होते हैं और उसको डिग्निटी के साथ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जैसा देखा जाए कि वैश्विक तौर पर इसकी जो घोषणा की गई वो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा, इसकी जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा की गई। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो हुआ उसके अंदर जो चेयरपर्सन इसकी थी रूजवेल्ट मैडम, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम फ्रेम्ड किया था ह्यूमन राइट्स को। इसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके जो मेजर कंसेप्ट है वो आता है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार में वो सारे अधिकार हैं, रहने का, खाने का, पीने का, यानी उसको जीवन गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया, राइट टू लाइफ। सेकंड अपन बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। आप किसी भी व्यक्ति को विधि विरुद्ध कोई टॉर्चर नहीं कर सकते, अगर किया गया है तो वो उसके अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स माना गया। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं ये भी एक ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है कि आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, ये भी उसको स्वतंत्रता है। थर्ड आता है दासता से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के लिए बांध कर आप घर पर नहीं रख सकते हैं, इसकी उसको स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। राइट टू ए फेयर ट्रायल। हर व्यक्ति को अधिकार है कि जब उसका केस किसी कोर्ट में लगता है, अगर उसका नाम किसी लिटिगेशन में आता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि जो भी ट्रायल चले वो फेयर हो, अनफेयर नहीं हो। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि फेयर ट्रायल होना भी हर व्यक्ति का मानवाधिकार। इसके बाद अपन लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर व्यक्ति जन्म से ये अधिकार प्राप्त करता है, तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जन्म से जब तक वो बड़ा हो उसको बोलने का अधिकार है, कहीं भी वो बोल सकता है, लेकिन विधि की परिभाषा में रहकर वो अपने स्पीच दे सकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके बाद लेते हैं अपन फ्रीडम कॉन्शियस एंड रिलीजन। उस हर व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, किसी धर्म में जा सकता है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म या मजहब का पालन करने का पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर व्यक्ति को गतिशीलता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है, निवास कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता। राइट डिबेट्स। हर व्यक्ति को अपनी बात कहीं पर रखने का अधिकार है, तो किसी भी व्यक्ति को कहीं पर बात रखने से नहीं रोका जा सकता। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। हर व्यक्ति को अपनी जेंडर आइडेंटिटी बताने का पूरा अधिकार है और उसके लिए ये अधिकार ह्यूमन राइट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनरली ये कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स जब बना था तो उस समय ये नहीं देखा गया था कि इनको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान जब बना 1950 में बना, तब इन चीज़ों को देखा गया और ह्यूमन राइट्स के आधार पर आर्टिकल 3 में जो भी चीज़ें ली गई, मेजर जो चीज़ें ली गई वो इन ह्यूमन राइट्स को लेकर तय की गई। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 3 में जो भी ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो जनरली कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ह्यूमन राइट्स से ओरिजिनेट हुए। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि भारत में एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की। इसके बाद अपन लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चेयरपर्सन्स के अलावा
8 मेंबर होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एनएचआरसी का कंपोजिशन करते हैं, एनएचआरसी की कमेटी बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है चेयरपर्सन। सेकंड नंबर पर अपन लेते हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लिया जाता है इसमें जो कार्यरत हो या सेवारत हो। थर्ड अपन लेते हैं कि किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सेवारत हो या कार्यमुक्त हो। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि इस कमेटी में 2 मेंबर्स ऐसे अपॉइंट होते हैं जो इस विषय का ज्ञान रखते हो, जो ह्यूमन राइट्स का ज्ञान रखते हो, जो प्रैक्टिकल अनुभव रखते हो, मैटर्स जो ह्यूमन राइट्स से सुनवाई होंगे उनसे संबंधित वो ज्ञान रखते हो। ऐसे 2 मेंबर को अपॉइंट यहाँ पर किया जाता है। फिर 5वें नंबर पर अपन ले सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऐसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो नेशनल कमीशंस के चेयरपर्सन्स होते हैं। ये नेशनल कमीशंस कौन कौन से हैं, माइनॉरिटी कमीशंस है, SC/ST कमीशंस है, वुमेन सेल कमीशंस है। इन्हीं चारों के चेयरपर्सन्स को यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो जहाँ पर देखा जाए सेक्शन 3 और 4 में इनके अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। तो अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमेटी कंसिस्ट की गई है जिसमें इसका चेयरपर्सन होता है हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर। सेकंड में लेते हैं हम भारत के गृह मंत्री को। थर्ड यहाँ पर लेते हैं द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आता है द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिफ्थ नंबर पे अपन लेते हैं द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। सिक्स नंबर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऐसे 6 मेंबर जो एक कमेटी कंसिस्ट होती है। ये कमेटी हम ये कह सकते हैं कि ये कमेटी मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश करती है और राष्ट्रपति सिफारिश करने के बाद राष्ट्रपति फिर हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना करता है, जिसके लिए वो तय करता है कि कौन कौन व्यक्ति उसका चेयरपर्सन होगा, उसके बाद कौन व्यक्ति इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, कौन व्यक्ति इसके मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर अपन जनरली एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज में से किसी भी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं फंक्शंस की। तो सेक्शन 12 में एनएचआरसी के फंक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट फंक्शंस में जैसे अपन बात करें इंक्वायरी, तो यहाँ पर अपन एक चीज़ देखते हैं कि एनएचआरसी को ये कर्तव्य दिया गया है कि जब भी किसी मामले में उसको ये महसूस हो कि किसी मामले की इंक्वायरी अगर सही रूप से नहीं की गई है तो वो अपने लेवल पर, अपने बिहाफ पर उसकी पब्लिक रिलेवेंट अगर कोई मामला है, ह्यूमन राइट से संबंधित कोई मामला है तो उसकी वो इंक्वायरी कर सकता है। सेकंड यहाँ पर आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन एक ऐसा अधिकार है कि जब भी किसी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो बिफोर डिसीजन एनएचआरसी को ऐसा लगता है कि इस डिसीजन के अंदर किसी पार्शियलिटी होने की संभावना है, उसको ये लगता है कि अगर इस डिसीजन में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है तो ऐसी जगह पर एनएचआरसी क्या कर सकती है, इंटरवेंशन कर सकती है। थर्ड अपन लेते हैं विजिट। एनएचआरसी को पूरा अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है कि इसके मेंबर्स जेल के अंदर अदर इंस्टीट्यूशन में जाकर पर्सन डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर उनकी स्थिति का जायजा ले सकते हैं। जैसे जेल के अंदर गए तो जेल में उनको लगता है कि इनको पानी की सुविधा नहीं है, नारियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, इसके बाद रिव्यू कर सकती है। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्ट में अगर कोई प्रोविज़न गलत है तो उसका क्या कर सकती है, वो रिव्यू कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, लोकसभा को रिकमेंड कर सकती है कि इसमें ये सजेशन डाला जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके बाद आता है स्टडी ट्रीटीज इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, मेक रिकमेंडेशन ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद अपन ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं व्यक्ति को वो जन्म से दिए गए हैं, यूनिवर्सली दिए गए हैं। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कहीं पर भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक था इसके लिए थैंक यू।